Hello bachcho, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT book, then please follow our NCERT Learner series. In this series today we are going to learn class 7 social science geography book chapter number 5 water part 2. In this part we will complete the chapter and read about the tsunami, ocean currents, tides and so many more things. So let's read our today's chapter. Tsunami, the earth's pandemonium. Tsunami, पृथ्वी का तांडव. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. सुनामी इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की लहरें आईं. द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक और ये लहरें भूकंप का परिणाम थीं. दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा. जिस भूकंप का अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी साइड में था, वेस्टर्न बाउंड्री पर था. तो वहाँ से अर्थक्वेक आया और वहीं उसी अर्थक्वेक के चलते 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में सुनामी की लहरें आईं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल. और उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो था 9.0 था रिक्टर स्केल पर. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने सीखा था कि अगर 6.0 से अधिक तीव्रता का कोई भूकंप आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होता है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.0 तीव्रता का भूकंप आया. एज द इंडियन प्लेट बेंट अंडर द बर्मा प्लेट. और इस भूकंप के चलते इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसक गई. देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक. और इसी अर्थक्वेक के चलते एक सडन मूवमेंट हुआ समुद्र में. द ओशियन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय द अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन. और जो महासागरों की सतह थी वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, लगभग 10 से 20 मीटर थोड़ा सा झुक गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में थोड़ा सा झुक गई. और झुकने से क्या हुआ, ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर फ्लोड टू फिल द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट. और कोई भी चीज़ अगर थोड़ा सा झुक जाती है तो समुद्र जो सतह का पानी था, महासागरों के बाहर का जो पानी था, वो उस गैप को फिल करने के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया. दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. अब इस विड्रॉल के चलते जो पानी की कमी आई थी, तो जो कोस्ट लाइन के एरियाज थे, तटीय क्षेत्र थे, तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी. आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मास रस्ट बैक टुवार्ड्स द कोस्ट लाइन. लेकिन जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसक गई, फिर क्या हुआ, वही पानी दुगनी गति से तटों पर वापस आया. सुनामी ट्रेवल्ड और वही जो पानी लौटकर समुद्र महासागरों से एकदम वापस आया था, तो वही सुनामी कहलाई. सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर. और सुनामी की स्पीड लगभग 800 किलोमीटर पर आवर थी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जिसकी तुलना आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं. एंड कम्प्लीटली वास्ट अवे सम ऑफ आइलैंड्स इन द इंडियन ओशियन. और उसने इंडियन ओशियन के कुछ आइलैंड्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया. द इंदिरा पोर्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित हमारा दक्षिणतम बिंदु, जिसको आप बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, वह पूरी तरीके से डूब चुका था. एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड. और जैसे जैसे भूकंप की जो तरंगें थीं, उसके अधिकेंद्र कहाँ था, सुमात्रा में था, वहाँ से चारों तरफ मूव कर रही थी अंडमान निकोबार आइलैंड में या फिर श्रीलंका में. द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर. तो तरंगों की जो लेंथ थी वो भी थोड़ी सी कम होती जा रही थी क्योंकि वाटर की डेप्थ कम हो रही थी. द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर. अब वहाँ से चलते चलते तरंगों की जो गति थी वो लगभग 70 किलोमीटर पर आवर ही बची थी अंडमान निकोबार तक पहुँचते पहुँचते. सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल. और उस सुनामी के चलते लगभग 10,000 लोगों को उसने अफेक्ट किया था. एंड अफेक्ट मोर देन लैक ऑफ हाउसेस. और लगभग लाखों घर उससे तबाह हो गए थे. इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश. और भारत में जो सबसे बुरी तरीके से जो कोस्टल एरियाज प्रभावित हुए थे वो थे आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, केरला के, पुडुचेरी एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड. और अंडमान निकोबार आइलैंड के जो एरियाज थे वो प्रभावित हुए थे. वाइल द अर्थक्वेक कांट बी प्रिडिक्टेड. माना कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती इन एडवांस पहले से ही, इट्स पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी. लेकिन एक सुनामी के आने से पहले लगभग 3 घंटे पहले एक नोटिस दिया जा सकता है. सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन.
और इस तरीके के जो वार्निंग सिस्टम हैं वो प्रशांत महासागर में लगाए भी गए हैं, बट नॉट इन इंडियन ओशियन। लेकिन इंडियन ओशियन में इस तरीके के कोई भी सिस्टम नहीं लगे हुए हैं। सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशियन। सुनामी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, इंडियन ओशियन में बहुत ही रेयर आती है। एज द सेस्मिक एक्टिविटी इज़ लेस एज कम्पेयर टू पैसिफिक। और प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की तुलना में बहुत ज़्यादा भूकंपीय एक्टिविटीज़ होती हैं, भूकंपीय क्रियाएं चलती रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसे सिस्टम नहीं लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिखाई गई हैं। डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय सुनामी तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु के तट पर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया था सुनामी ने। अब कुछ और बातें आपको बताई गई हैं। द सुनामी दैट रिवेस्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004। सुनामी ने बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियान के तट थे उनको। इन द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी सुनामी थी पिछले 100 वर्षों में। द लार्ज डैमेज कॉस्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। और ये इतना बड़ा डैमेज हुआ जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, बहुत सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि मॉनिटरिंग की कमी थी। द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ द इंडियन ओशियन। और जो कोस्ट ड्वेलर्स होते हैं या अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी कमी के चलते ये सारा कुछ हुआ। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग। अब यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है कि अगर आप कभी समुद्र के किनारे जाते हैं तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है तो आप समझ जाना सुनामी आने वाली है। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। पहला इंडिकेशन ये होता है सुनामी आने का अगर तटीय क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी एकदम से हो जाए, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव। तो वो पानी जो अभी कम होता आपको नज़र आ रहा है वो विनाशकारी तरंगों के साथ एकदम से वापस आएगा। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, और जब तट पर यह सब हुआ, इंस्टीड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, तो लोगों ने ऊंचे स्थानों पर जाने के बजाय दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट, उन्होंने तट पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। टू व्यू द मिरेकल, कि ये क्या मिरेकल हो रहा है, चलो इसको देखते हैं। तटों का पानी एकदम से गायब होता जा रहा है कई किलोमीटर तक, तो वो उस मिरेकल को देखने के लिए वहाँ और इकट्ठा होने लग गए। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स व्हेन द जाइगेंटिक वेव स्ट्रक। और जब वो विशाल तरंगें वापस आईं तो जो वहाँ ऑनलुकर्स थे, जो दर्शक थे, उन सबको समेटते हुए अपने साथ ले गईं। तो ये थी बातें सुनामी के बारे में। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है टाइड्स के बारे में। क्या होता है ज्वार और भाटा। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। समुद्र के पानी का दो बार, एक बार उठना और एक बार नीचे गिरना, ये कहलाता है ज्वार भाटा। इट्स हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, और जब पानी एकदम पूरे समुद्र के किनारे को ढक लेता है बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, अपने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट तक उठते हुए, तो इसको बोलते हैं हाई टाइड या फिर ज्वार। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और जब वह पानी दोबारा से एकदम वापस चला जाता है और लोएस्ट लेवल पर होता है तो उसको हम बोलते हैं लो टाइड या फिर भाटा। तो इस तरीके से ज्वार और भाटा की प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के ज्वार भाटा दिखाए गए हैं, पहला है नीप टाइड और दूसरा है स्प्रिंग टाइड। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। सबसे पहले तो ये बताया गया है आपको कि टाइड्स जो ज्वार भाटे आते हैं तो उनका रीजन क्या होता है। तो रीजन होता है सन और मून का अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। द वाटर ऑफ अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हमारी पृथ्वी का पानी चंद्रमा के बहुत करीब होता है, जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के करीब आता है तो वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड कॉजेज हाई टाइड, और इसके चलते हाई टाइड आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार भाटे आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। अब आपको बताया गया है जब फुल मून और न्यू मून होती है, जब पूर्णिमा और अमावस्या की रात होती है, उस टाइम पे क्या होता है, सन, अर्थ एंड मून तीनों सिमिलर लाइन में होते हैं, बिल्कुल सेम लाइन में होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इन टाइड्स को, ये जो ज्वार भाटे आते हैं, इनको उच्च ज्वार बोला जाता है, स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया गया है, नीचे के 2 इमेजेस में सन, मून एंड अर्थ तीनों एक ही लाइन में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इन तीनों के सेम लाइन में चलते हुए उच्च ज्वार भाटे आते हैं, स्प्रिंग टाइड आता है। बट व्हेन द मून इज़ इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब चंद्रमा फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन। तो उस टाइम महासागरों को जब पानी होता है वो अपोजिट डायरेक्शंस में चला जाता है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून। सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलग अलग होने के कारण वो पानी उतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, एंड
रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, और इसका रिजल्ट होता है कि लो टाइड आते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इनको क्या बोला जाता है, नीप टाइड्स। जैसे कि पहले वाली इमेज में आपको दिखाया गया है, सेकेंड में स्प्रिंग टाइड्स थे एंड फर्स्ट में नीप टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, जो उच्च ज्वार आते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू शोर, तो इस तरीके से जो उच्च ज्वार भाटे आते हैं तो उनकी वजह से नौका संचालन में आसानी रहती है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, और उनकी वजह से पानी जो है वो समुद्री किनारों तक आ चुका होता है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली, और इससे समुद्र में जो शिप चलते हैं वो आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, और जो उच्च ज्वार भाटे आते हैं तो उनसे फिशिंग में भी हेल्प मिलती है। समुद्र का पानी जब बाहर आ जाता है एकदम से, तो उस टाइम पर जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको मछलियाँ पकड़ने में आसानी रहती है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, और बहुत सारी मछलियाँ समुद्री किनारे पर आ जाती हैं हाई टाइड के चलते। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, और इससे जो फिशरमैन होते हैं तो उनको बहुत आसानी रहती है मछलियों को पकड़ने में। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, और पानी के राइज एंड फॉल गिरने या उठने से कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। एंड नेक्स्ट आपको बताया गया है ओशियन करंट्स के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में। ओशियन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ओशियन करंट्स जो महासागरीय धाराएं हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जलधाराएं होती हैं, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस, जो कि महासागरों की सतह पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में बहती रहती हैं। द ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, और अगली बात आपको बताई गई है जो महासागरीय धाराएं होती हैं तो या तो वो ठंडी होती हैं या फिर गर्म होती हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर, और नेक्स्ट आपको काम की बात बताई गई है जो मुख्य जनरली सामान्यतः जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, एंड मूव टुवार्ड्स द पोल्स, और फिर वो ध्रुवों की ओर बहती हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो हाई लैटिट्यूड से या फिर ध्रुवों से पानी लेकर टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जाती हैं। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। अब कुछ जलधाराओं के नाम भी आपको बता दिए गए हैं। जो लेब्राडोर जलधारा है वो कैसी है, ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा गर्म जलधारा है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया, और इन जलधाराओं के चलते जो क्षेत्र का टेम्परेचर होता है वो भी प्रभावित होता है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, और गर्म जलधाराओं के चलते गर्म टेम्परेचर हो जाता है ओवर लैंड सरफेस, वहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पर गर्म टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा तापमान हो जाता है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मत्स्यन के लिए काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स प्रोवाइड कराती हैं ये गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलकर। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, और जो जापान और जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, और जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर फॉगी वेदर भी होता है, कोहरे भरा धुंध भरा मौसम होता है। मेक इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, नौका संचालन में थोड़ी सी मुश्किलें उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा जलधाराओं के बारे में समझाने की कोशिश की गई है, चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपको दो तरीके की जलधाराओं के बारे में बताया गया है, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। तो वार्म करंट को दर्शाया गया है रेड कलर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड वाली जो भी सर्कल धाराएं आपको दिख रही हैं ये सारी वार्म करंट हैं। और नेक्स्ट आपको दिखाया गया है ब्लू कलर से कोल्ड करंट को। तो इक्वेटर के पास में ये रही हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, तो यहाँ से जितनी भी जलधाराएं आपको आसपास दिखाई दे रही होंगी तो वो सारी जलधाराएं कैसी हैं, वार्म करंट हैं, और जो भी आपको ब्लू से दिखाई दे रही हैं वो हैं कोल्ड करंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो आपको बताया गया था लेब्राडोर एंड नॉर्थ अमेरिका के जो पूर्वी तटीय बंदरगाह पर जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वो यही वाला एरिया था। यहाँ पर ऊपर से लेब्राडोर करंट आपको दिख रही है, इधर से गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जलधाराएं लगभग यहाँ पर आकर मिलती हैं और यहीं पर मत्स्यन का काफ़ी अच्छा क्षेत्र पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी। अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप बड़ी क्लासेस के NCERT में वो सीखेंगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर लगातार अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, तो वो होती है वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर, जो गर्म जलधाराएं होती है वो कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, तो वो इक्वेटर के पास। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। So this was our today's video, and if you are really enjoying this, then please follow and keep watching. We will meet again in our next video.